पहले इस सुबह की टॉप हेडलाइंस। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे आज के शो की, मंडे मॉर्निंग के मुनाफे की तैयारी की हेडलाइंस के साथ। चीन पर ट्रंप का यू टर्न, 100% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद मारी पलटी। कहा चीन को परेशानी में डालने का इरादा नहीं, चिंता की नहीं है कोई बात, जल्द सब कुछ ठीक होगा। चीन बोला टैरिफ पर लड़ना नहीं चाहते लेकिन डरते भी नहीं। यूएस चीन के बीच ट्रेड वॉर की आशंका से एशियाई बाजारों में दबाव। गिफ्ट निफ्टी में भी 100 पॉइंट की गिरावट, हालांकि डाउ फ्यूचर्स में करीब 400 पॉइंट की तेजी। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में मचा कोहराम, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप साफ। क्रिप्टो में भी दिखी एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। डीमार्ट रिटेल जेल चलाने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स के Q2 मुनाफे में अनुमान से कम 4% की बढ़ोतरी, हालांकि आय में 15% ज्यादा की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन पर हल्का दबाव। कंपनी ने दूसरी तिमाही में 8 नए स्टोर खोले। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल कारोबार के डीमर्जर की कल रिकॉर्ड डेट। टाटा मोटर्स के सभी वायदा कॉन्ट्रैक्ट आज ही होंगे एक्सपायर। कल नए सिरे से वायदा सौदे होंगे लॉन्च। उधर टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन। 5 साल का मिला और एक्सटेंशन। और आज होगी टाटा कैपिटल की लिस्टिंग, 326 रुपए प्रति शेयर है इश्यू प्राइस, करीब 2 गुना भरा था IPO। और निफ्टी कंपनियों में आज आएंगे HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे। तिमाही आधार पर कांस्टेंट करेंसी आय में 1.5% ग्रोथ का अनुमान। वहीं 3 से 5% के बीच CC रेवेन्यू ग्रोथ पूरे साल के लिए संभव। आनंद राठी वेल्थ और जस्ट डायल के नतीजों का भी आज रहेगा इंतजार। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक बार US फ्यूचर्स देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ वो बताऊं आपको, 420 पॉइंट डाउ ऊपर है, 450 पॉइंट नैस्डैक ऊपर है और इतने ही मार्केट करीब इससे थोड़े ज़्यादा एक्चुअली डाउन थे फ्राइडे को। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं आपको, जो वो भड़के वो वाला ट्रूथ कितना लंबा था और जब वो रिकॉन्सिलेटरी वाला आया वो कितना मतलब छोटा था। ये इतना लंबा ट्वीट था इनका। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, US में मार्केट बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गई थी। ये चीज़ जो चाइना ने जो रेयर अर्थ वाली बात की थी वो 9 अक्टूबर को हो गई थी। वो तो US मार्केट ने रिएक्ट ही नहीं किया। US मार्केट ने रिएक्ट किया जब ट्रम्प साहब गुस्सा हो गए उसके बाद। खैर एनीवे, आज देखिए मार्केट के पास ज़्यादा संकेत है नहीं तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ बताऊं, ऑल सड एंड डन चाइना कह रहा है कि ठीक है आप रिकॉन्सिलेटरी हम भी हैं लेकिन हम डरते नहीं हैं आपसे। और ये अमेरिका को भी पता है, ये बात कि चाइना एक बहुत स्ट्रांग कंट्री है। चाइना वर्ल्ड की सेकंड स्ट्रांगेस्ट कंट्री है अमेरिका के बाद और उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आई थिंक सबको पता है। आई थिंक US प्रेसिडेंट भी जानते हैं इस बात को। खैर एनीवे, आज के क्यूज़ पर आते हैं। आज ज़्यादा क्यूज़ है नहीं हमारे पास। नतीजों के लिहाज से सिर्फ आशीष एक HCL टेक है और वो भी मार्केट आवर के बाद आएगा, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं यहाँ पर। हालांकि HCL टेक के नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो काफ़ी टोन सेट करता है इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले वही एक इंडिकेट करता है कि पेन है या नहीं है। डीमार्ट के नंबर पर मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन देखिए डीमार्ट के ऑपरेशनल अपडेट पर मार्केट पहले ही रिएक्ट कर चुका है और नतीजों पर नहीं रिएक्ट किया है, अपडेट पर रिएक्ट किया है। इसको चेंज कर दीजिए प्लीज़। और नतीजे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि बेसिकली अपडेट। इस लाइन को हटा दीजिए प्लीज़, ये फैक्चुअली गलत है। तो अब नतीजे भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि अपडेट्स थे उसके। अब देखिए ब्रेंट जो है ना, मेरे ख्याल से वो आज का सबसे बड़ा क्यू है। अब बहुत शार्प स्लाइड आई है ब्रेंट क्रूड में और अब हम $64 के भी नीचे आ गए और ये भारत के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है कि ब्रेंट $64 के नीचे आ गया। तो फिर आज आपकी नज़र होनी चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, इंटरग्लोब एविएशन पर, पेंट स्टॉक्स, पिडिलाइट, ये कुछ काउंटर्स हैं जिन पर आपकी आज एक नज़र होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा FMCG शेयर्स भी,
खासतौर से ऐसे शेयर जिनका कि क्रूड से काफ़ी कुछ रिलेशनशिप होता है, जैसे गोदरेज कंज्यूमर है या हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इवन मैरिको फॉर दैट मैटर। मतलब ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो आप आज थोड़ा सा आज फोकस में आ सकते हैं। इनके अलावा और कुछ ज़्यादा क्यों है नहीं। आज एक आइडिया की फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन वो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो तारीख पे तारीख वाला मामला चल रहा है, क्योंकि वो एक सेंस बन रही है कि वहाँ पर शायद गवर्नमेंट कुछ रिलीफ प्लान कर रही है। तो जब तक वो कोर्ट के पास लेकर नहीं जाएंगे कि ये हमारा प्लान है, तब तक कोर्ट भी कुछ वहाँ ज़्यादा कर नहीं पाएगा शायद। लेकिन टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई आशीष फ्राइडे की ट्रेड में। फ्राइडे को आपने इस करंट स्विंग के हाईज को क्रॉस किया और उसके ऊपर बंद हुए। अगर आप निफ्टी का 1 महीने का चार्ट देखेंगे, ऑन अ क्लोज बेसिस आप पिछले इस पूरे स्विंग का हाईएस्ट क्लोज है, ये जो नई वाली स्विंग है, क्योंकि बीच में एक बर्थडे पाई थी लेकिन उसके ऊपर आ गए। अब बस वो एक 25,450 के करीब का एक लेवल है जिसको क्रॉस करना है। 25,450, 465, आई थिंक उस दिन का हाई 465 था, और या 450 बेसिकली, उसको आपको और बस क्रॉस करना है। और बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए आप, सेम चार्ट बैंक निफ्टी का देखिए 1 महीने का, जो निफ्टी का 1 महीने का चार्ट है और वर्सेस बैंक निफ्टी का 1 महीने का चार्ट। बैंक निफ्टी का 1 महीने का चार्ट देखिए, ये कुछ अलग ही कह रहा है आपको, ये है 3.1% अप। तो क्लियरली ये एक लीडरशिप पॉकेट है इस समय। और अब हम एग्जैक्टली 1000 पॉइंट दूर हैं ऑल टाइम हाई से। 57,628 बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। हम फ्राइडे को बंद हुए 56,600 के ऊपर, एग्जैक्ट 1000 पॉइंट दूर रह गए हैं अब हम ऑल टाइम हाई से। तो एक सेंस मेरी ये बन रही है कि निफ्टी पर 25,600 का और बैंक निफ्टी पर 57,500 यहाँ का एक रास्ता खुला है। और एक चीज़ हुई, FIIs ने लगातार चौथे दिन कैश मार्केट में बाइंग की है, और चौथे दिन ये लगातार कैश मार्केट में बाइंग है। और लास्ट ये हुआ था जुलाई में, जब FIIs ने 4 दिन तक लगातार कैश मार्केट में बाइंग की थी। 10 जुलाई को लास्ट था, और लगातार चौथे दिन उन्होंने शॉर्ट्स भी कवर करे। बस दिक्कत यह है कि उनकी जो शॉर्ट कवरिंग है ना, वो बहुत मिनिस्क्यूल सी है। मतलब अभी भी 92.5% शॉर्ट पोजीशन पर हैं FIIs। 4 दिन में 16,000 शॉर्ट कवर करे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी नेट शॉर्ट जो है वो 1,81,000 पर है। आज मार्केट के टेक्सचर का टेस्ट होना है, क्योंकि आज ये जो गिरावट है गिफ्ट निफ्टी में, ये इंपोर्टेड गिरावट है। इस इंपोर्टेड गिरावट में क्या हम बाइंग देखेंगे या फिर मार्केट स्लिप होगा? आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा आज। हाँ, इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। अच्छा, ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था कल जब तक वो गाज गिरी थी चाइना पे, ऐसा लग रहा था बुरा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म हैंगसेंग का बाजार करा हुआ है, चाइना के मार्केट्स कर रहे हैं, हम कुछ करके नहीं दिए थे और हमारे टैरिफ उनसे ज्यादा थे। तो अगर गाज गिरती तो इंटरेस्टिंग था। अब ये बदलती परिस्थिति के बीच में कैसे रीसेट करूं अपनी रणनीति या अप्रोच क्या रखूं मार्केट्स को लेकर? देखिए, एक चीज तो क्लियर है, अगर आप निफ्टी का 9 महीने का या 1 साल का चार्ट देखेंगे आशीष, तो आपको एक क्लियर कट एक पैटर्न दिखाई देगा। वो पैटर्न क्या है कि अर्निंग सीजन से जस्ट पहले, अर्निंग सीजन के फर्स्ट हाफ में मार्केट चलता है, और जब तक अर्निंग सीजन मैच्योर होता है मार्केट में वो गिरावट आ जाती है। तो दूसरे हफ्ते तक अर्निंग सीजन के मार्केट में एक होप रैली प्ले आउट होती है कि ये वाला क्वार्टर फाइनली एक अच्छे से प्ले आउट होगा। लेकिन जब तक वो हम बैक वेंचर्स पर आते हैं, तब तक वो मार्केट को रियलिटी चेक होता है और उसके बाद मार्केट गिर जाता है। ये पिछले 2 क्वार्टर में हुआ है। इस बार एक उम्मीद की किरण ये है कि इस बार शायद रैली तो अभी भी हुई है, इस बार होप रैली है, इस बार वो रैली फेल ना हो शायद। क्यों? क्योंकि इस बार वो GST कट वाला फैक्टर है। इस बार मार्केट को पता है कि ये वाली जो क्वार्टर है ये भी मोस्टली सॉफ्ट ही रहने वाला है। और एक कंपनियों की कमेंट्री साफ साफ कह रही है कि क्योंकि वो परचेजेस में थोड़ा सा डिले आया उसकी वजह से, लेकिन 3rd क्वार्टर जो है वो ब्लॉकबस्टर हो सकता है। ठीक है, तो इस बार ये उम्मीद रहेगी कि जो खासतौर से आपके जो बड़े शेयर्स हैं वो खराब नतीजों पर भी इस बार ना गिरे, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। बैंकों के अपडेट काफ़ी शानदार थे, इसके लिए बैंक्स लीड कर रहे हैं, इस बात बहुत क्लियर है। और बैंक निफ्टी में हर डिप पे बाइंग जो है वो काम कर रही है, और मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी इस स्विंग में ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। निफ्टी भी ठीक ठाक है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है ना, IT दिक्कत करता है। हालांकि इस महीने IT ठीक ठाक रहा है, लेकिन ऑफ लेट बीच बीच में कभी कभी, जैसे आज हो सकता है कि एक बार के लिए IT गिर जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। ओवरऑल IT भी ठीक ठाक है, पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है लोअर लेवल से। फ्राइडे को भी अगर आप देखें, 3 दिन की एक खराब मार्केट ब्रेड के बाद एडवांस डिक्लाइन अच्छा था फ्राइडे का, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, लेकिन एटलीस्ट लाइन जो थी वो एडवांसेस की डिक्लाइंस के ऊपर थी। और ये देखिए, ये तो इससे बेटर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ग्रीन में था पूरे दिन, तो ठीक है। तो आपको करना क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ और अच्छे नंबर्स, इनका कॉम्बो ढूंढें।
मिल जाएंगे कॉम्बो, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, और उनमें बेसिकली ट्रेड करें। रिलेटिव स्ट्रेंथ और अच्छे नंबर्स, वो है पॉकेट, वो है स्टॉक्स जो आपको करने हैं टारगेट। लेकिन आज कहां नजर, वो बढ़िया सा चार्ट जीपीटी हम सबका इंतजार कर। एक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिएगा, आज क्या क्या स्पॉटिंग है हमारी चार्ट जीपीटी में। देखिए, आज सबसे पहले हम वीकली रेशो चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, और उसमें एक चार्ट जो मेरे रेडार पर आ रहा है वो है फार्मा। मेरे ख्याल से फार्मा पर आप नज़र रखें। ये निफ्टी फार्मा और निफ्टी का वीकली रेशो चार्ट, वो लाल वाली लाइन चल रही है नीचे, ये रेशो है बेसिकली। अच्छा, ये रेशो है, ये निफ्टी वर्सेस निफ्टी। तो ये देखिए आप, फार्मा में स्ट्रेंथ है बेसिकली पिछले कुछ समय से। हाँ, तो ये निफ्टी फार्मा डिवाइडेड बाय निफ्टी बेसिकली, तो वो स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ जो है वो एक ट्रेंड लाइन से उसमें एक अच्छे खासे मूव्स आ रहे हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से भी फार्मा जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। सबसे स्ट्रांग स्टॉक है डिवीज लैब्स। और मैं एक चीज़ बताऊं, जो फ्राइडे को हुआ, मैं आज एक्चुअली इसको बिग स्टॉक्स में लेना चाहता था, मैंने लिया नहीं, क्योंकि हम फ्राइडे को उसमें ऑलरेडी बड़ी रैली आ चुकी है इस वजह से। बट जो वो बायोटेक एक्ट जो यूएस में पास हुआ है, जिसमें वो चाइना पे से वो बैन लगाएंगे, और तो उनको कहीं ना कहीं से तो लेनी होंगी वो CDMOs, तो उसमें डिवीज लीडर है, और ये एक री रेटिंग वाला फैक्टर है। ये आगे जाते हुए काफ़ी समय से डिवीज के लिए ट्रिगर नहीं था, ये मुझे लग रहा है एक ट्रिगर है जो इसको वापस ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में ले जाएगा। वैसे भी एक उस तरीके का स्टॉक रहा है डिवीज लैब्स, तो इस वजह से ये एक पहला स्टॉक होगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स चार्ट जीपीटी। दूसरा स्टॉक वही फार्मा स्पेस से, वो है सिप्ला। सिप्ला में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। 100 वीक मूविंग एवरेज से यहाँ पर सपोर्ट पे बाइंग आई, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई, और 2 दिनों से यहाँ अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो रही है। लॉन्ग बिल्डअप भी काफ़ी शानदार है। तो ये दूसरा फार्मा स्टॉक आज मेरे रेडार पर है। 3-4 बैंकिंग स्टॉक रेडार पर आए हैं। सबसे ऊपर है SBI। आई थिंक SBI अब तैयारी कर रहा है फाइनली अपना वो प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई जो उसका 912 के करीब का है, जो उसने करीब 1.25 साल हो गए अब उसको क्रॉस किए हुए, उसको क्रॉस करने के लिए 880 पर फ्राइडे को बंद हुआ। 904 था, आई थिंक 904 है, 912, और 16 महीने के एक चैनल, 16 महीने से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसका एक ब्रेकआउट फाइनली इस स्टॉक ने दिया। डबल से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम थे यहाँ पर। F&O में भी शॉर्ट कवरिंग है, इस वजह से 52 वीक हाई पर आ गया है। ऑल टाइम हाई में भी ज़्यादा बचा नहीं है। जून 2024 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, 912 था, आई थिंक 912 या 904। बंधन बैंक एक और स्टॉक है जहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट है। 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाइंग आई यहाँ पर, और एक ही कैंडल में 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ। डबल डिलीवरी वॉल्यूम और 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बंधन बैंक में। तो ये एक और स्टॉक है जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट आया, एक है इटर्नल और एक है पॉलीकैब। पॉलीकैब में हालांकि वो जो प्रोमोटर सेलिंग के बाद एक गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद उसमें लगातार रिकवरी आई, और ये पॉलीकैब का चार्ट है आपके स्क्रीन पर। 6 हफ्ते से जहाँ हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं स्टॉक्स, उनमें आपके कैनरा बैंक और येस बैंक है। हालांकि थोड़ा सा आज मार्केट वॉलेटाइल है, तो ये थोड़े हाई बीटा स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ को ध्यान में रख के करना होगा। रिवर्सल का एक कैंडिडेट आज है पिडिलाइट, और आज से बेहतर जगह नहीं हो सकती रिवर्सल के लिए, क्योंकि आज क्रूड भी नीचे आया है, तो इसके लिए पिडिलाइट ये मेरे रेडार पर आएगा। 100 वीक मूविंग एवरेज से यहाँ पर बाइंग है, और क्रूड की डिक्लाइन ये एक इसके लिए पॉजिटिव हो सकती है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन ये बढ़िया सी स्पॉटिंग, फार्मा एज अ स्पेस अट्रैक्टिव। और बाकी पिछले हफ्ते पहले वो जेनरिक की खबर आई थी, फिर CDMOs की खबर आई, इनके फेवर में जा रहा है। डिवीज लैब स्टॉक टू फोकस ऑन, और साथ में सिप्ला रेडार पे रखिए। SBI बढ़िया ब्रेकआउट, बढ़िया डिलीवरी वॉल्यूम्स रखिए रेडार पे। बंधन बैंक को भी बैंकिंग स्पेस से आप रेडार पे रख सकते हैं। ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट आ रहे हैं इटर्नल और पॉलीकैब में, ये दोनों स्टॉक्स रेडार पे आएंगे। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बन रहे हैं कैनरा बैंक और येस बैंक में, और हाँ थोड़ा सा मूड आज ठंडा है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चार्ट स्पॉटिंग है। और रिवर्सल के लिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और पिडिलाइट के लिए क्रूड भी इनके फेवर में जाता है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव भी हो जाता है। रखिए ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आज के लिए अपने रेडार पे। अच्छा आइए जरा आज के समीकरण दिखा देता हूं आप लोगों को। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 100 पॉइंट के दबाव के साथ, तकरीबन आधे % कमजोरी के साथ हम आज के मंडे सेशन की शुरुआत करेंगे। हफ्ते की थोड़ी कमजोर शुरुआत हो रही होगी, मूड बिगड़ा हुआ है, अभी आऊंगा उस पर। तो आपके एशियन पियर्स भी, एशिया में वैसे ध्यान रखिएगा जापान थाईलैंड ये मार्केट्स बंद है, लेकिन जो खुले हुए हैं सब दबाव में, और खास तौर पे चाइना के मार्केट्स रखिएगा, शांघाई रखिए और हैंगसेंग रखिए, दोनों 1 से 2%
दबाव के साथ। तो ट्रंप साहब के उस रात के पलटने वाले ट्वीट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चाइना नर्वस है, 1 से 2% दोनों बेंचमार्क्स कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। ये एशिया का हाल है। अब आता हूं यूएस पे। यूएस में हुआ क्या, फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन की जब शुरुआत हुई तो ठीक ठाक हुई थी। उनके समय अनुसार सुबह 10 बजे आधे घंटे के आसपास का ट्रेड हुआ होगा। इंट्राडे चार्ट्स देखेंगे तो दिखेगा आपको। ट्रंप साहब का एक ट्रुथ सोशल पे अपडेट आया कि चाइना ने काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एग्रेसिव पोजीशन ली है ट्रेड को लेकर। बहुत एक्सट्रीमली हॉस्टाइल लेटर्स सब देशों को लिख के भेजे, हम चाइना पे इफेक्टिव नवंबर 1 लार्ज स्केल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लाएंगे। इतना ही था अपडेट वो लंबी चिट्ठी में। उससे क्या हुआ, पैनिक क्रीप इन हुआ। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन यूएस का आपकी स्क्रीन पर आएगा। तीनों बेंचमार्क्स, डाउ 2%, 800-900 पॉइंट गिरा। नैस्डैक 3.5% गिरा। 820 अंकों का दबाव वहां पे था। तो 2 से 3-4% के बीच यूएस के मार्केट एकदम से गिर गए ट्रंप साहब के इस अपडेट के बाद। यूएस में वॉलेटिलिटी इंडेक्स 32% जंप कर गया फ्राइडे को। और हमने हेडलाइन क्रिप्टो करेंसीज बोला था, बिटकॉइन 8-10% गिरा। गोल्ड इंचअप करा, बहुत वॉलेटाइल हो गया था सारा का सारा बाजार उस ट्रंप साहब के अपडेट के बाद। उसके बाद सैटरडे को ट्रंप साहब ने और अपडेट दे दिया कि हम लोग दरअसल जो भी इस समय करंट टैरिफ्स हैं चाइना के प्रोडक्ट्स पे, उसके ओवर एंड अबव 100% टैरिफ लगाएंगे। तो इफेक्टिवली चाइना पे 40% टैरिफ है। 100% और लगाने की बात कर दी थी उन्होंने। अलग अलग प्रोडक्ट्स में से अलग अलग टैरिफ हैं, लेकिन मोटा मोटी 40% के ब्रैकेट पे चाइना बैठा हुआ है। चाइना ने फिर इसके बाद जवाब दिया, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा था टैरिफ लगाएंगे और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन बाकी एंड ऑल क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। तो नैस्डैक के फ्यूचर्स और दबाव में चले गए थे। चाइना ने कहा कि जो रेयर अर्थ मेटल्स पे हमने मटेरियल्स पे हमने कर्व लगाए हैं, दरअसल अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कंट्रोल्स लगाए, एक्सपोर्ट बैन नहीं कराए। और ये वेल विद इन आवर राइट्स है कि हम कर सकते हैं डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत, ट्रेड बॉडी के अंतर्गत। हम वर्ल्ड पीस और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं, चाइना का जवाब था। कल रात के आसपास ट्रंप साहब पलट गए, कल दोपहर के बाद, कि डोंट वरी अबाउट चाइना, इट विल बी फाइन, हाईली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट शी जस्ट हैड अ बैड मोमेंट। पता नहीं इसका क्या मतलब है। उन्होंने अब ये नहीं कहा है कि 1 नवंबर से टैरिफ जो लगाने वाले थे वापस रोल बैक कर रहे हैं, और चाइना ने भी अपने कदम उठाए हुए पिछले हफ्ते जो उठाए थे, कोई रोल बैक की अपडेट्स नहीं दी हैं। तो अनसर्टेनिटी है, वही एशिया पे भारी पड़ रही है। यह है वो ग्लोब की सारी तस्वीर। दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन कंटिन्यू कर रहा है। अब सरदर्द शुरू हुआ है, क्योंकि ट्रंप साहब मौके देख के डेमोक्रेट्स ने जो जो रिक्रूटमेंट्स कर रखे थे सबको लेऑफ्स की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो अब वो शटडाउन के बीच में लेऑफ की शुरुआत हो गई है। यह दिक्कत आ रही है यूएस में। हमारे लिए एक और क्यों है, ट्रंप साहब के जो इन्वॉय हैं, हमारे लिए कह लीजिए एम्बेसडर डेजिग्नेट जो इंडिया के हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पेशल इन्वॉय साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के सर्गियो गौर, उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स के साथ सैटरडे को इवन पीएम मोदी के साथ मुलाकात करी। तो एक होप्स जुड़ने लगे थे कि शायद एक थॉ की तरफ इंडिया यूएस रिलेशंस बढ़ रहे हैं, और शायद आसियान समिट के बैकड्रॉप पे दोनों हमारे पीएम और उनके प्रेसिडेंट की मुलाकात होनी है, उसका एजेंडा सेट करने आए। तो देखते हैं उसके डेवलपमेंट्स का निकल कर आते हैं। लेकिन ये सब कहानी थी पूरे वीकेंड की। हाँ, इस बीच आज सुबह एक कनाडा की एफएम साहिबा इंडिया आ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए। और दूसरी तरफ गाजा पीस समिट आज है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब भी होंगे। इंडिया में पीएम मोदी को भी इनवाइट किया गया था। मोदी जी नहीं जा रहे हैं, हमारे एमओएस इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इस गाजा पीस समिट में। ये सब ग्लोब की तस्वीर है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये अनसर्टनिटी जो टैरिफ और ट्रेड वॉर के बीच में बन गई है, वो इंपॉर्टेंट, और शायद उसी का खामियाजा है। 100 पॉइंट के दबाव के साथ हम लोग इस हफ्ते की शुरुआत करेंगे। लेकिन ठीक है, हमारे पुट एक्टिवेट हो रहे होंगे और वो हमें बढ़िया प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा था? फ्राइडे तक की कहानी क्या थी? ठीक, सेटअप तो ठीक है। सेटअप को ये नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड पे मामला बिगाड़ देंगे। तो इसके लिए डीआईएस की बाइंग है, एफआईएस की बाइंग है। डीआईएस की 1700 करोड़ की बाइंग है, एफआईएस की 450 करोड़ की बाइंग है। और डीआईएस के वॉल्यूम एफआई के वॉल्यूम से ज़्यादा है इनफैक्ट। और जैसे हमने कहा, लगातार चौथे दिन एफआई की बाइंग है कैश मार्केट में। ये एक अच्छी चीज़ है। 10 जुलाई के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, और वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब तो आप देखिए ऑलमोस्ट सारा मामला ग्रीन का होने वाला है, और 2 दिन अगर इस तरीके से मामला चलता रहा तो। इंडेक्स फ्यूचर्स एंड पोजीशनिंग फिर से थोड़ी सी कवरिंग आई फ्राइडे को। शॉर्ट पोजीशंस 1,97,000 पर आए, और अगर आप चेंजेस देखेंगे, हल्के से लॉन्ग भी कम हुए, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा कम हुए। 4,700 शॉर्ट कम हुए।
850 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है आशीष, और 1800 करोड़ की करीब स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी में ज़्यादा बाइंग हुई, करीब 600 करोड़ की। हालांकि बैंक निफ्टी में लगातार 7 दिन से बाइंग हो रही है, हम बार बार आपको बता भी रहे हैं, वो टेबल में आपको दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में लगातार बाइंग है। निफ्टी में भी अगर आप 1-2 दिन को छोड़ दें तो फिर थोड़ी सी बाइंग ही रही है। वो बेसिकली मोर और लेस शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड है, जिसे आप देखिए 274 लॉन्ग कम, लेकिन 4745 शॉर्ट कम। और अगर आप इवन स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी 16,800 लॉन्ग एडिशन हुआ है और करीब 8,000 शॉर्ट कम हुआ है। तो नेट 25,000 का चेंज है यहाँ पर। और स्टॉक्स में FIs नेट लॉन्ग है बेसिकली। और FI का लॉन्ग शॉर्ट देखिए आप 7.5% पे स्टेबल है पिछले 3-4 दिन से, लेकिन नेट कॉन्ट्रैक्ट में हम 1,97,000 से गिरकर 1,81,000 पर आ गए हैं। कुल मिलाकर 4 दिनों में 16,000 से ज़्यादा शॉर्ट, नेट शॉर्ट 16,000 से ज़्यादा कवर हुए। इंडिया विक्स 10.1 पर था, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। पुट कॉल रेशियो थोड़ा एलिवेट हुआ था फ्राइडे को, वो आज थोड़ा गिर जाएगा वापस, 1.32 पर आ गया था वर्सेस 1.06। एक स्टॉक बैन में आया, सम्मान कैपिटल। लग रहा था फाइनली, 3 दिन से लग रहा था आएगा, फिर फाइनली आ गया। और एक स्टॉक ऑलरेडी बैन में है, वो है RBL बैंक। तो 2 स्टॉक्स जो हैं बेसिकली बैन में हो गए, एक सम्मान और एक RBL बैंक। तो ठीक है, सेटअप स्टैंड अलोन ठीक ठाक है। सेटअप अपने आप में अच्छा है, हाँ वीकेंड के डेवलपमेंट्स अलग बात हो गई। सेटअप अच्छा है, ग्लोब अनसर्टेन है, ऐसे में अब आइए आज के निफ्टी 50 और आज के निफ्टी बैंक के अप्रोच पे। मैंने अपफ्रंट सुनवा दिया आपको, फ्राइडे को चर्चा क्या हुई थी, निफ्टी बैंक पे पोजीशंस कैरी करी थी, लेकिन निफ्टी पुट के थ्रू हमने उसको हेज कर रखा था, जो आज शायद ब्यूटीफुली वो स्ट्रैटेजी वर्क कर रही होगी। अब निफ्टी 50 की बारी। बढ़िया सेशन फ्राइडे को प्ले आउट हुआ, आपने अपफ्रंट मेंशन करा, वो पुराने सरदर्द के पार निकल गए हम लोग। क्या लेवल्स वॉच करेंगे, अप्रोच क्या रखेंगे? बिल्कुल, देखिए फर्स्ट सपोर्ट है आपका 25,150 से 25,200 और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है 25,000 से 25,050। आज की अप्रोच सिंपल है, फर्स्ट सपोर्ट में बाय करना है, सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुले जैसा कि दिख रहा है तो खुलते ही लें फिर आप। और अगर बेस्ट जोन होगा बाइंग या एडिशन करने का 25,150 से 25,200, इस जोन में आपको बेसिकली एक ट्रेड लेना है और एक सिंपल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है 25,050 का। 25,050 का अगर स्टॉप लॉस लग गया बैड लक ये बोलिए, वरना आपको यहाँ से 1:1 या 2:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। क्योंकि इन दैट केस सपोज आप 25,150 25,180 पर खरीदते हैं तो 25,300 से 350 तक का पहला रेजिस्टेंस का जोन, जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर रिकवरी आई तो एक पॉसिबल रहेगा। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आपकी 25,450 से 25,500 पर है। इंट्राडे में देखेंगे, अगर मान लो वाकई में मार्केट वीक रहा और अगर रिकवरी नहीं आई, शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोचना वो स्क्रीन बताएगी हमको, लेकिन अभी जो मार्केट का टेक्सचर है उसके हिसाब से ये अप्रोच रहेगी। और एक चीज़, खुलते ही पहले 10-15 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जो हेज था आपका वो आपको रखना है या उसको आपको रिमूव करना है। तो जो एग्जिस्टिंग जो लोग लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कम गिरावट हो बजाय निफ्टी के, और उल्टा निफ्टी का जो पुट है अगर वो 100 पॉइंट नीचे गिरा हो क्योंकि वो वीकली है, वो उल्टा आपको ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करेगा। जितना आपका बैंक निफ्टी में लॉस होगा उससे शायद ज़्यादा आपको निफ्टी के उस पुट में मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दैट हेज। ये है निफ्टी 50 की रणनीति। पुट तो खैर बढ़िया काम करेंगे। निफ्टी बैंक जिस पॉकेट में दमखम है, बढ़िया अपडेट। अब इस हफ्ते वो एक्सिस से लेके HDFC ICICI सबके नंबर्स भी आने हैं। कैसा लगा निफ्टी बैंक पोजीशन आपको? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक स्ट्रांग है और निफ्टी बैंक पर 56,100 से 56,300 का पहला सपोर्ट है और उसके बाद 55,800 से 56,000 का बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक लीप ऑफ फेथ का एक व्यू ले रहा हूँ कि 56,400 से 56,500 के जोन में और फिर 56,300 से 56,400 के जोन में पोजीशन ऐड करें। बेसिकली 56,400 से 500 में बाय करें अगर मिल जाए तो, 56,400 बेस्ट रहेगा और 56,300 के करीब थोड़ा सा और ऐड करें और एक 56,100 का फ्राइडे के लो के जस्ट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा दें बैंक निफ्टी में। अगर वो लगा तो बैड लक, बट ये व्यू रहेगा। और अगर ये ट्रेड चली तो 56,700 से 56,800 तक का पहला रेजिस्टेंस और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आपकी 57,000 से 57,100 तक की रहेगी। ओके, निफ्टी बैंक की हो गई ये बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। ये लेवल्स वॉच करेंगे और देखते हैं। मतलब मोटा मोटी आपकी बात से लग रहा है टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। बाकी अगर क्लोजिंग, देखिए क्लोजिंग डे लो पर हो गई अगर तो फिर वो चेंज हो वो देखेंगे, वो देखेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन प्रिपरेशन हमारी सिलेबस हमारा बाय ऑन डिप्स का है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो हम उसको एड्रेस करेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है। ये हो गई भाई साहब निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। आई अब आज के डॉक्टर साहब इशारा ही काफी। आज के बिग स्टॉक्स कौन कौन से?
सबसे पहले HP, BP और IOC, 3 स्टॉक्स। कच्चे तेल में बड़ी गिरावट आई है और ये चीन पर टैरिफ की वजह से या जैसे भी करें आप, इसका एक हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। और फ्राइडे को हम डे लो पर बंद हुए थे क्योंकि फ्राइडे तक क्रूड काफ़ी ऊपर था, तो 64 के नीचे आया। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रिवर्सल शायद प्ले आउट होना चाहिए क्योंकि क्रूड इनके लिए एक पॉजिटिव है इस वजह से। आयशर मोटर्स को मैं ग्रीन पे ले रहा हूँ। इसमें एक आज बहुत शानदार रिपोर्ट आई है जेफरीज की। आयशर मोटर्स 2 व्हीलर स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं लगातार, और 1 साल तक फ्लैट रहने के बाद जो रॉयल एनफील्ड की रजिस्ट्रेशन है उसमें आशीष 14% की ग्रोथ आई है इसमें, ये जेफरीज मान रहे हैं। और H2 में मान रहे हैं कि 14% की ग्रोथ होगी, H1 में 23% की ग्रोथ हुई है, तो ये एक पॉजिटिव है। प्रीमियमाइजेशन का फ़ायदा मिल रहा है। कंपटीशन, वैसे कोई कंपटीशन रहा नहीं, मैंने तो आज तक वो हार्ले देखी ना, वो बजाज वाली, वो कौन सी थी, वो जो ट्रायम्फ, मैंने तो दोनों में से कोई बाइक नहीं देखी। रॉयल एनफील्ड ज़बरदस्त अभी भी बिक रही है। FY 26-28 के लिए उन्होंने EPS जो है 3 से 8% बढ़ाया जेफरीज ने, तो इस वजह से इसको मैंने ग्रीन में लिया है। एक फिनिक्स मिल्स के अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं, और सच बताऊं तो मैं वीकेंड पे मैं मेरी फैमिली के साथ गया था फिनिक्स मिल्स। क्लियरली एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं ये फिनिक्स वाले, और 12% की मॉल कंजम्पशन की ग्रोथ है। पिछले वीकेंड आपको याद होगा मैं पुणे गया था वो उस इवेंट में, वहाँ पे भी मैं 1 घंटे के लिए उधर गया था फिनिक्स मिल, वो एकदम ठीक सामने था। उसका फूड कोर्ट अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, तो वो काफ़ी शानदार है। और सेंट रेजिस भी अच्छा कर रहा है, 85% की ऑक्यूपेंसी है इनकी। एवरेज रूम रेट बढ़कर 17,700 पर आ गया। तो हर मामले से फिनिक्स मिल्स के अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं। डीमार्ट को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ, वैसे रेड लेना चाहिए लेकिन मैं न्यूट्रल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम अपडेट पर रिएक्ट कर चुके हैं, और अगर गैप डाउन मिले तो शॉर्ट मत करें। अच्छा, इसका 1 महीने का चार्ट देखिए आप, मार्केट नंबर को मोर और लेस पचा चुका है, बस एक मार्जिन का ही तो नंबर है जो थोड़ा सा एक अलग आया, वरना अदरवाइज डेप्रिसिएशन की वजह से नेट प्रॉफिट नीचे आया है, और कुछ ना कुछ मार्केट मांग कर रहा था। 1 महीने में स्टॉक 7% गिर चुका है ऑलरेडी। आज मुझे लग रहा है कि इसमें ना एक न्यूज़ के साथ एक शायद ये लोअर स्विंग जो ख़त्म होगी। बाकी ये कंटिन्यूस डी रेटिंग हो जाए वो अलग बात है, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज इसको आपको शॉर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट लोअर लेवल पे अग्रेसिव ट्रेडर्स अगर चाहें तो एक लॉन्ग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपको अपने हिसाब से एक वो व्यू लेना होगा, लेकिन मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। और एक्सिस बैंक रेड है, क्योंकि हालांकि फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन देखिए RBI से चिट्ठी आ जाए ना तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है। RBI से चिट्ठी आ गई इन्हें, इनको एक वार्निंग दी गई है कि भाई साहब आप अपने KYC नियम जो हैं इनको थोड़ा सख्ती से पालन करें इनका, तो इस वजह से। हालांकि एक्सिस बैंक ने कहा कि हमने पहले ही उठा लिए कदम आपकी चिट्ठी आने से पहले, और चिट्ठी का कोई इम्पैक्ट नहीं है फाइनेंशियल पर, वो सेंटिमेंट नेगेटिव है, इसकी वजह से रेड लिया है। ये है बढ़िया से आज के मंडे के बिग स्टॉक्स। आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड के बढ़िया आउटलुक को देखते हुए, फिनिक्स मिल्स बढ़िया Q2 के अपडेट्स जो उन्होंने शेयर करे उसको देखते हुए, एवेन्यू सुपरमार्ट को हम न्यूट्रल ले जा रहे हैं। नतीजे अपने आप में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन शायद अपडेट्स के बाद Q2 के जो पहले ही आ चुके थे 1 हफ्ते पहले, मोटा मोटी भाव में आ गया है, कोई सरप्राइज नतीजों में नहीं। और एक्सिस बैंक रेड है रेगुलेटर की गाज गिरने के चलते। अच्छा, आयशर मोटर्स से याद आया, एक दिन आप चर्चा कर रहे थे इनको भी अपना 2 व्हीलर और CV धंधा अलग कर देना चाहिए। टाटा मोटर्स का वो दिन सामने खड़ा है, कल वो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है, आज एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे। टाटा मोटर्स क्या तैयारी, कैसे देख रहे हो आप इस डीमर्जर को? ठीक है, अच्छी चीज़ है कि डीमर्जर हो रहा है, क्योंकि फिर अब आप नाउ स्टैंड अलोन पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अगर आपको लेना है या नहीं लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर को 1 शेयर मिलेगा मौजूदा 1 शेयर पर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को ध्यान रखनी है, टाटा मोटर्स की आज एक्सपायरी है। वैसे नॉर्मल एक्सपायरी जो लास्ट ट्यूसडे को होती है, लेकिन टाटा मोटर्स की आज FNO की एक्सपायरी है। सारे कॉन्ट्रैक्ट आज फिजिकली सेटल होंगे, तो अगर आपके इन द मनी ऑप्शंस हों तो ध्यान रखिएगा, वो आपको फिर डिलीवरी के हिसाब से करना होगा, तो आपके अकाउंट में उतना मार्जिन होना चाहिए या फिर डिलीवरी की काबिलियत होनी चाहिए, और इस वजह से आज एक्सपायरी हो जाएगी और वो फिजिकल डिलीवरी होगी। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों के कॉन्ट्रैक्ट की, भले ही आपके पास दिसंबर के आप ये कहेंगे मेरा दिसंबर का, मेरा क्यों आज एक्सपायर होगा, नहीं, आज सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि करंट फॉर्म में टाटा मोटर्स कल से ट्रेड नहीं होगा। कल से डीमर्जर के बाद ये स्टॉक ट्रेड होगा, कल वापस सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो रीलॉन्च होंगे। तो अगली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी कॉन्ट्रैक्ट की आज फिजिकल सेटलमेंट होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से ट्रेड करिएगा टाटा मोटर्स को। ओके, टाटा मोटर्स हो गया आज स्टॉक इन फोकस।